तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसका चैप्टर 2 ऑफ थीम्स। तो यहाँ पे वही सॉर्ट आउट है, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होते रहा। तो जो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होगा तो फॉरेस्ट कटेंगे, तो फॉरेस्ट में जितने भी लोग थे उनको एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप में आइडेंटिफाई कर दिया गया। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा तो सोशल डिफरेंसेस बढ़ेंगे, जितना वेल्थ इसके पास आएगा जितना इसके पास कम होगा इनका डिफरेंस और बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे महाभारत की पूरे इस चैप्टर में बात करी कि किस प्रकार महाभारत में जो भी हुआ उसके आइडियाज़ को इसमें बताया गया है। अब देखिए, एक होता है ग्रेट ट्रेडिशन, एक होता है लिटिल ट्रेडिशन। ये क्या होता है? यहाँ से यहाँ जाने के लिए करना पड़ता है पार्कुलाइजेशन और यहाँ से जाने के लिए करना पड़ता है यूनिवर्सलाइजेशन। अब हर किसी को पहले के समय में ये इजाज़त नहीं थी कि वो पूरी सांस्कृतिक नॉलेज ले। और पहले के टाइम पे जितने भी टेक्स्ट होते हैं, आज के टाइम पे भी बेसिकली जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है वो संस्कृत में है। तो शूद्र हो गए जो कि मेजॉरिटी थे, और वुमेन हो गई जो कि मेजॉरिटी नहीं थे, लेकिन तब भी जो शूद्र हो गए जो मेजॉरिटी थे उनको तो इनको भैया संस्कृत पढ़ने का हक ही नहीं था। लेकिन जो लोग पढ़ते थे, जिनको पता था, वो लोग उसके बारे में बातचीत करते थे। तो बातचीत से तो इन लोगों को पता ही चल सकता है। हाँ, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि बातचीत में अगर हमने 100 चीज़ें पढ़ी तो बातचीत में एग्जैक्टली 100 चीज़ें नहीं आएंगी, प्लस माइनस होंगी, और जो मीनिंग भी है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो शूद्रों ने सुना वो बेसिकली उन्होंने चेंज मीनिंग के साथ सुना, प्लस माइनस सेंटेंसेस के साथ सुना, फिर उन्होंने अपने ही वेरिएंट बना दिए, अपने ही कहानियां बना दी। तो यही ग्रेट ट्रेडिशन जो था, जो एक्चुअली संस्कृत था, उसको जब लोगों ने सुना और अपने वेरिएंट बना दिए उसको कहा गया लिटिल ट्रेडिशन। इसी प्रकार से ग्रेट तो बहुत कम थे क्योंकि वो अथॉरिटी थे, अथॉरिटी एक ही होती है, और लिटिल बहुत सारे बन गए। तो जब बहुत सारे बनेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो इसलिए 1919 में वी थंकर ने लीडरशिप ली और बोला मैं काम करूंगा, महाभारत के जितने भी टेक्स्ट है ऑल ओवर इंडिया सबको कंपाइल करूंगा। दो चीज होंगी, कॉमन और चेंज। कॉमन वालों को मैं कंपाइल करके उसी को वैलिडिटी दूंगा। तो ये चीज यहाँ पे बताएगी क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ महाभारत में। अब दूसरा है किनशिप और मैरिज। तो एक होता है किनशिप, एक होता है किंगशिप। पहले था किंगशिप, फिर आया किंगशिप। इसका मतलब क्या है? पहले लोग ग्रीडी नहीं थे, नीडी थे, तो खून के रिश्ते चलते थे, फिर लोग ग्रीडी बने तो किंग आ गया। पहले किंग नहीं था, फिर किंग आ गया, तो किंग मतलब खून का रिश्ता और किंग मतलब वही एक सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बात करी फैमिलीज के बारे में। फैमिली क्या है? फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, फैमिली 4, फैमिली एन। ये सब एक पार्ट है एक नेटवर्क का। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? रिलेटिव। सब एक दूसरे के सगे संबंधी। तो फैमिली एक सबसेट हुआ रिलेटिव का। तो फैमिली इज अ पार्ट ऑफ रिलेटिव, है ना? तो बस यही पता है यहाँ पे। फैमिली आर लार्जर पार्ट ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव, जिनको हम किन फोक कहते हैं, खून का रिश्ता। दूसरा है पेट्रिलिनी, यानी पिता से। मेट्रिलिनी मतलब माता से। ठीक है। तो महाभारत में लड़ाई हुई, पांडव जीते। उन्होंने किस चीज़ को रेनफोर्स किया? एक वैल्यू को। और वो वैल्यू किस चीज़ की थी? कि पेट्रिलिनियल सक्सेशन होगा, मतलब पिता के बाद सन बनेगा, सन के बाद उसका सन बनेगा। राइट, बिल्कुल सही। और इसका मेंशन हमें बहुत जगह मिलता है। फिर अब शादी की बात आ गई, तो शादी में जो सन होगा वो कंटिन्यू करेगा और जो डॉटर होगी वो दूसरी जगह चली जाएगी, है ना? तो जो उच्च घराने के लोग होते थे वहाँ पे जो महिलाएं होती थी, लड़कियां होती थी, उनकी जब शादी होती थी तो उसमें दो चीज़ देखनी पड़ती थी। एक तो भैया राइट टाइम पे हो, सही टाइम पे कर दो, और एक सही इंसान से कर दो। तो अगर आप देखो तो हम जो दान देते हैं उसको पंडित क्या बोलता है? जो दान होगा सही टाइम पे देना, ना प्लस ना माइनस, और सही इंसान को देना। गलत इंसान को दान दिया तो तुम्हें कर्म भोगना पड़ेगा, और गलत टाइम पे दिया तो भी तुम्हें कर्म भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो चलो दान हो रहा था नॉन लिविंग, लेकिन यहाँ पे एक कन्या हो रही, उसको दान दे रहे हैं, जिसको एकदम राइट टाइम पे देना और राइट पर्सन को देना। तो यहीं से शायद से बिलीफ आया होगा कन्यादान का। ठीक है, कन्यादान हो गया। और द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज। अभी पहले स्मॉल सोसाइटी है, फिर लोग इंटरेक्ट करेंगे, बड़ी सोसाइटी बनेगी, कॉम्प्लेक्स होगा सब कुछ, और इंटरेक्ट कर देंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे बिलीव को। अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो कोई चीज़ अगर एक जगह कंपाइल नहीं है और बिखरी हुई है तो क्वेश्चन कर लो, लेकिन जो चीज़ कंपाइल है उसको क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ बिखरी हुई थी उसको जब लोगों ने क्वेश्चन किया उसके बाद ब्राह्मण घबरा गए। ये सब प्रोबेबिलिटीज़ हैं, रियल में ऐसा हमें एक्चुअल में नहीं पता। ये सब प्रोबेबिलिटीज़ है, हिस्ट्री इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी में इफ़। तो ब्राह्मण डर गए, उन्होंने कुछ कोड्स ले डाउन किए, और उन कोड्स को क्या बोला, या किताब को क्या बोला? धर्म सूत्र या धर्म के शास्त्र। ठीक है। फिर मनुस्मृति भी आया। मनुस्मृति में तो 8 तरह की मैरिज हैं, पहली 4 अच्छी हैं, बाकी 4 को निंदा करते हैं, और एक इनमें से निंदा करने वाली कौन सी है? प्रतिलोम मैरिज, वुमेन का गोत्र। वुमेन जब शादी करेगी तो 2 काम होंगे, एक प्लस एक माइनस। प्लस करेगी अपने हस्बैंड का गोत्र और माइनस करेंगी अपने पिता का गोत्र। शादी में 2 होता है, कास्ट, सब कास्ट। कास्ट के अंदर ही शादी करते हैं तो एंडोगेमी, और सब कास्ट के बाहर शादी करते हैं तो एक्सोगेमी।
तो यहाँ पे ये बताया गया है ईच गोत्र एक वैदिक सीर के नाम पे था, मतलब हमारा जो गोत्र है उसका एसोसिएशन एक वैदिक सीर से है। सीर मतलब एक सन्यासी इंसान से है, या मैं बोल सकता हूँ एक महर्षि से है। जो एक सेम गोत्र में होते तो उनको डिसेंडेंट कह दिए। ये लोग सेम गोत्र में हैं, इनका एक वैदिक सीर है और ये सब डिसेंडेंट हैं इसी के। नेम इज एसोसिएटेड विद गोत्र। नेम्स आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग रीजन जैसे सतवानास जो वेस्ट और डेक्कन में थे। कुछ सतवान रूलर्स ने पॉलीजिनस किया, हमारा एक साथ वाइफ, ये तो आज भी होता है पॉलीगेमी। नेम डिराइव होता है या तो गोत्र में से या वशिष्ठ से। ये हमें दिखाता है कि किस प्रकार जो नाम है वो एक वैदिक सीर से एसोसिएटेड है। लेकिन इसमें से कुछ वुमेन सेम गोत्र से बिलोंग करती थी, इसका मतलब तो उल्टा चला गया एक्सोगेमी से, राइट। इसमें तो नहीं पता तो इस पैराग्राफ में नहीं समझा कि वुमेन का गोत्र का लॉजिक होता है एक्सोगेमी एंडोगेमी का। क्या मदर इंपॉर्टेंट होती थी? देखो, अगर पिता इंपॉर्टेंट है तो बच्चे के नाम में हमेशा पिता का नाम आता है, और मदर इंपॉर्टेंट हुई तो माँ का नाम आएगा। मदर इंपॉर्टेंट हुई तो जो बहू जो शादी करके जाएगी उसकी वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं था, वैल्यू का तो कम था, लेकिन हाँ मदर इंपॉर्टेंट कैसे थी कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम में माँ का नाम लगाया। जैसे पांडवों में हम देखें तो कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र भीम, तो यहाँ पे माँ का नाम आ गया। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी है, उन्होंने अपना नाम क्या लिखा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये जो सतवाहंस थे इन्होंने अपना नाम क्या लिखा था? गौतमी पुत्र थे ये। यहाँ पे माँ का नाम आ गया, तो मदर से इंपॉर्टेंट थी। अब सोसाइटी की बात कर लें तो देखो सोशल डिफरेंस तो होंगे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे एक्सेट्रा। तो कास्ट क्या है? हिरार्की है, ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरी। और इसका आइडिया कहाँ से मिलता है? धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र। कहाँ से आए ये सब आए जब लोगों ने इंटरेक्शन किया तो ब्राह्मणों ने कुछ ले डाउन कर दिए बिहेवियर्स। इन्होंने बोला कास्ट में जो पोजीशन होगी बाय बर्थ होगी, मतलब एक होता है अचीवमेंट, एक होता है एस्क्रिप्शन बाय बर्थ। तो ये हो गया कास्ट बाय बर्थ, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारी पोजीशन सब डिक्लेयर्ड। राइट ऑक्यूपेशन क्या होगा? धर्मसूत्र ने ये भी बताया कि कौन क्या काम करेगा। स्ट्रेटेजी करी कि एक होगा डिवाइन ओरिजिन से, तभी मैंने बोला कि पहले अभी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, पहले के टाइम पे रिलीजन चलता था, तो डिवाइन ओरिजिन करना पड़ेगा। किंग को ये इंश्योर करना है कि सब लोग टैक्स दें, और किंग को ये इंश्योर करना है कि जो धर्मसूत्र ब्राह्मणों ने लागू किए हैं वो अप्लाई हो हर जगह। और तीसरा बाय बर्थ सबकी ऑक्यूपेशन निर्धारित है। अभी मैंने बोला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज्ञान, प्रोटेक्शन एंड किंग, बिजनेस, सर्विस। तो ये किंग बनेंगे तो धर्मसूत्र में लिखा। तो क्या हम नॉन क्षत्रिय भी किंग थे? कैसे कुछ लोग थे जो शूद्र थे वो किंग बने? हाँ, मौर्य की बात होती है। कैसे लोग थे जो ब्राह्मण थे किंग बने? हाँ, पुष्यमित्र, शुंगा की कान्वा की बात होती है जो मौर्य एम्पायर के बाद आए। क्यों आए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण शूद्र किंग नहीं बन सकते, और मौर्य शूद्र थे। गुस्सा आई के ब्राह्मणों को, वो किंग बनेंगे, इनको उखाड़ फेंकेंगे तो कौन बने? मौर्य को हराने वाले कान्वा और शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने इनको हरा दिया। लड़ाई चल रही है कास्ट के बीच में, समझ रहे हो? तो शास्त्रार्थ के अकॉर्डिंग क्षत्रिय किंग बनेंगे। मौर्य डिबेटेड क्योंकि लेटर बुद्धिस्ट बोलते क्षत्रिय, ब्राह्मण बोलते हैं लो रीजन। तो जब लो रीजन है तो ब्राह्मण खुद खड़े होंगे, खुद राजा बनेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे। शुंग और कान्वा वही ब्राह्मण थे जिन्होंने मौर्य को उखाड़ फेंका। पॉलिटिकल पावर रियली डिपेंडेंट ऑन बर्थ, वही बता दिया इसमें। पॉलिटिकल पावर बर्थ से कहा, अगर बर्थ से होता तो ये जो क्षत्रिय हैं मौर्य, जिनको ब्राह्मण ने ओरिजिन लो ओरिजिन बताया था, वो किंग बन ही नहीं पाते। अब जो शाक्स थे वो बाहर से आए थे तो उनको मिलिक्षा कह दिया, उनको बारबेरियंस कह दिया। लेकिन एक बात है, अगर बाहर से आए थे तो कास्ट सिस्टम को तो मानेंगे नहीं, मतलब हमारी जो ब्राह्मणों की या फिर जो भी हमारे भारत की संस्कृति है उसको तोड़ देंगे। लेकिन एक एविडेंस मिलता है कि जो रुद्रमन थे, जो शाक था, जो मिलिक्षा था, उसने सुदर्शन लेक जो भारत के लिए ऐतिहासिक थी उसको रिबिल्ड कर दिया। ये कैसे हो सकता है यार? मतलब जो कास्ट सिस्टम के बाहर है, सुदर्शन लेक जो इतनी बड़ी संस्कृति है उसको रिबिल्ड कैसे करेगा? बारबेरियन तो उसको फाड़ देगा, उसको तोड़ देगा, उसने रिबिल्ड किया। इसका मतलब ये कि जो पावरफुल मिलिक्षा थे जैसे शाक्स, वो हमारे सांस्कृतिक ट्रेडिशन से फैमिलियर थे, उनको पता था सुदर्शन लेक की इंपॉर्टेंस, तभी इसको रिबिल्ड कराया। फिर गौतम पुत्र सतकर्णी जिसने माँ का नाम लिखा, ये यूनिक ब्राह्मण था। कैसे? ब्राह्मण तो था ही, ब्राह्मण था तो राजा कैसे हो सकता है? लेकिन राजा बने, कुछ नॉन क्षत्रिय भी राजा बने। तो एक ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण था, और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय भी बना, क्षत्रिय कर्म से बना और राजा का खिताब लिया। उसने ये क्लेम किया कि इंटरमैरिज नहीं होगी, मतलब जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से उसको उसने एनफोर्स किया। यही तो चाहते थे, इंश्योर करे कि ये जो ब्राह्मण है ने धर्मसूत्र बनाई, ये अप्लाई हो रहा है। लेकिन इंसान कहीं का मैरिज अलायंस में चला गया। अब जब इन्होंने ये बनाया इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, कास्ट
की शादी कास्ट के अंदर होगी तो सिस्टम के बाहर तो नहीं होगी ना, सिस्टम के बाहर थे मिलेच्छा यानी शाक्स, तो इसने मैरिज अलायंस कर लिया किन ऑफ रुद्रमन से। वाह क्या क्या यूनिक पर्सन है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी हो, कास्ट के बाहर शादी कर रहा है। नाइस। कास्ट के बाहर नहीं, कास्ट में एंडोगेमी होती है और सब कास्ट में एक्सोगेमी होती है। ये तो सिस्टम से बाहर चला गया। काय का ब्राह्मण, जो सतवाहंस थे वो ब्राह्मण्स थे, देवर अगेंस्ट ब्राह्मण। कैसे? उन्होंने एंडोगेमी प्रैक्टिस करी अगेंस्ट द रिकमेंडेड ब्राह्मणिकल टेस्ट। एंडोगेमी नहीं होती है, सब कास्ट में एक्सोगेमी होती है, उन्होंने एंडोगेमी करी है। कैसे हो रहा है, हद हो गई। मतलब से बहुत सारे गुस्से वाले लोग थे जो क्षत्रिय नहीं थे, वो किंग बने, उन्होंने ब्राह्मणों की जो वैल्यूज थी उसके अगेंस्ट चले गए। ओके। जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, कास्ट, सब कास्ट, इन्हीं को जाति कह दिया। देखो ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जाति ही वर्ण की तरह बाय बेस बर्थ है। ये मेरे हिसाब से एकदम घिसा पेटा सेंटेंस है जो कि एनसीईआरटी में लिखा है। कास्ट में तो था 4 होंगी, जाति तो अनलिमिटेड हो सकती है। जिनको हम कास्ट में रिकॉग्नाइज नहीं करवा उनको जाति का नाम दे दो। बिल्कुल सही बात है। स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला एमपी में जिसमें गिल्ड यानी वो मर्चेंट जो वैश्य थे जो ट्रेडिंग करते थे वो गट में लता में रहते थे, माइग्रेट हुए थे मंदसौर से, मंदसौर में माइग्रेट हुए थे, यहाँ से यहाँ पे गए थे, और जब यहाँ से लता से मंदसौर में गए तो उनका नाम पड़ गया दशापुरा। ठीक है, मतलब मोबिलिटी तो होती थी, किंगडम स्टैब्लिश करना था, ये सब ये इंडिकेट करता है कि कॉमन प्रोफेशन था लोगों का। तो हम जाति सोशल मोबिलिटी में समझे कि सोशल मोबिलिटी होती थी, जाति अनलिमिटेड थी, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ जाति। बियॉन्ड द 4 वर्णा कौन थे? अवर्णा। वर्णा जो इसके बाहर हैं अवर्णा। मिलेच्छा कौन थे? अवर्णा। तो फॉरेस्ट ज्वेलर्स हंटिंग गैदरिंग करते थे, ओल्ड सिविलाइज लोग थे। निषाद, एकलव्य याद है ना, द्रोणाचार्य जिसका अंगूठा कटवा दिया था, वो एक निषाद था। नोमैडिक पेस्टोरिस्ट था, इनको मिलेच्छा कहा गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवाया गया, उसका कारण ये था कि द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के लिए ले रखी थी प्रतिज्ञा कि उसकी वो प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि निषाद हस्तिनापुर के राइवल का इंसान था तो उसका अंगूठा कटवा दिया। द्रोणाचार्य जानते थे कि दुर्योधन के साथ हम धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन था तो हस्तिनापुर का, तो इसलिए वो सबके खिलाफ चले आएंगे हस्तिनापुर के लिए। बियॉन्ड द 4 वर्णास आर अवर्णा। अब यहाँ पे निषाद आ गए, फॉरेस्ट ज्वेलर्स आ गए, चंडाल्स आ गए। चंडाल्स पॉल्यूटिंग थे। कैसे? इन्होंने ये बताया कि ये लोग चल नहीं सकते थे गाँव में, और जब जाते थे ना तो क्लैप करके जाते थे। अरे कॉमन सी बात है। राधे 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 भाइयों, this is the thinker. I will be really quick on this one. If you have any question, just feel free to comment down below. And if you want any other chapter from NCERT history of class 12 to be covered, feel free to comment down below. ये घर है, ये घर हैं, यहाँ से आ रहे हैं चंडाल। ऐसे ये लोग सर्विस देते हैं, मतलब लोग कीचड़ साफ करते हैं। तो ये लोग कैसे थे? गंदे थे ऑब्वियसली, जो कीचड़ में या गंदा। तो अगर कोई यहाँ से यहाँ जाएगा और उसके साथ इंटरेक्शन होगा तो क्या ये लोग बीमार नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो फिर ये क्लैप ही करके जाएंगे ना, ताकि कोई इनसे मिले नहीं तो इनसे मिलेंगे तो फिर ये भी बीमार हो जाएंगे, तो ऐसे पूरी सोसाइटी बीमार हो जाएगी। हाँ नहीं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इतनी बुरी हालत थी। अरे सिंपल सी बात है, आप भी अगर जाओगे और ऐसे गंदे रहोगे तो कौन आपसे मिलेगा? कोई नहीं मिलना चाहेगा ना आपसे, दैट्स ऑब्वियस। अब बियॉन्ड बर्थ ये क्या है? रिसोर्स एंड स्टेटस। जिसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज है तो उसकी औकात बढ़ गई, बस। जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, एक कास्ट होता है, डिवीजन के लिए एक होता है जेंडर। वुमेन के पास एक्सेस नहीं था, लेकिन हम जानते हैं प्रभावती गुप्ता जिसने वाकता किंग से शादी करी थी, विक्रमादित्य की बहन है, इसको एक्सेस टू रिसोर्सेज था। मतलब जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस के कारण तो आए, लेकिन ये हर जगह यूनिफॉर्म नहीं थे। मनुस्मृति में पैटर्नल एस्टेट की बात होती कि इक्वली बटेगा अमंग सन्स नॉट डॉटर्स, और जो एक स्पेशल शेयर मिलेगा एल्डेस्ट को। वुमेन को गिफ्ट एक आज़ादी मिलती थी, यानी कन्यादान। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम गिफ्ट दे दो। ओके। वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, धर्म सूत्र में वर्ण लिखा है, बाय बर्थ है, ये तो गलत है। मतलब ये भी गलत होगा, मतलब ये भी गलत होगा, तो चैलेंज कर दो। किसने किया? तो दिस ने चैलेंज किया। वेदास आर नॉट इनफॉलिबल, वो गिर सकते हैं। रिजेक्टेड द आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो मेरे पास वेल्थ है तो मैं शेयर क्यों करूँ? आई विल कीप इट माई सेल्फ। लेकिन एंशिएंट तमिलकम में ये हमें सजेस्ट होता है या पता चलता है कि कंट्रोल रिसोर्सेज जो थे उनको भी शेयर करना बहुत ज़रूरी था। चीवडम्स, चोल, चेर, पांड्या वो भी शेयर करते थे। बुद्धिस्ट ने बोला कि देखो, बुद्ध ने 3 पिता का है, सूत पिता का, वेने पिता का, अभिधम पिता का। ठीक है, तो सूत पिता का में ये लिखा है कि जो इंसान थे ना वो ओरिजिनली फुल्ली डिवॉल्व नहीं होते। तो अभी हमें पता है कि हम सब इवॉल्व भी तो हो रहे हैं, अभी कहाँ फुल्ली इवॉल्व हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तो हम हर एक इंसान एक आइडियलिक स्टेट में रहता था जहाँ पे ग्रीड नहीं थे, सिर्फ नीड थी, और ग्रेजुअली नीड खत्म होगी, ग्रीड बढ़ जाएगी, तो हमारी आइडियलिक स्टेट खत्म हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन किंगशिप, ये तो फिर हमारी चॉइस थी,
हाँ या ना, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर इंसान रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम क्रिएट करने के लिए तो वही इसको चेंज भी कर सकता है। हैंडलिंग टेक्स्ट, देखो दो चीज़ होती है, एक होती है नरेटिव और एक होती है डायडेक्टिक। ठीक है, तो जिसमें सोशल नॉर्म्स आ जाएँ उनको बोलेंगे डायरेक्शन देने वाले, और जो कहानियाँ बता रहे हैं उनको बोलेंगे नरेट करने वाले। यहाँ पे वही बात करिए, डेट क्या होती थी, ये सब एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ, राइटिंग कब स्टार्ट हुई, पहले ओरली होती थी फिर राइटिंग करने लगे, वेद व्यास जी ने वेद का निर्माण किया। यहाँ पे पॉलिएंड्री का एक हमें एविडेंस मिलता है जो द्रौपदी ने किया था। खैर ये सब तो गलत बात है, उनकी एक इच्छा थी कि उनको 5 लोगों के गुण एक में मिले और वो पॉसिबल नहीं था, तो वो 5 की शादी रानी वो बन गई वाइफ। 2 कारण हो सकते हैं, पहला कारण तो एलाइट में कॉमन था, दूसरा कारण वुमेन की शॉर्टेज थी, तो इसलिए ज़्यादा लोगों से एक ही वुमेन की शादी हो जाती थी। ये तो बेकार बातें हैं, एक्चुअल में तुमको वरदान मिला था। ये हमने बताया कि जो महाभारत था वो स्टॉप नहीं हुआ सांस्कृतिक में, ग्रेट से लिटिल होता रहा, और सेंट्रल स्टोरी जो थी वो रीटोल्ड होती रही, ये मैंने सबसे पहले बताया। और एपिसोड्स को डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, जैसे अजंता और एलोरा के जो मंदिर है वहाँ पे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के रूप में डिपिक्ट किया गया एपिसोड्स को। तो इन सब से हमने फाइनली क्या समझा, महाभारत में हमें सोसाइटी के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया, मैरिज के बारे में बताया, जेंडर के बारे में बताया, प्रॉपर्टी के बारे में बताया, गोत्र के बारे में बताया। ये सब तो पूरी मैरिज हो गई। क्या मदर्स इंपॉर्टेंट थी तो सही, वो सोशल डिफरेंसेस होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। धर्म सूत्र है, ब्राह्मण है, तो सोशल डिफरेंसेस होंगे ही। क्षत्रिय राजा बनता था, लेकिन क्या नॉन क्षत्रिय राजा बनता था? बनता था। तो इनको हटाने के लिए फिर क्षत्रिय इनको मारेंगे। कास्ट होती है तो जाति भी होती है, ठीक है। बर्थ के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, बिल्कुल होती थी। रिसोर्सेज और स्टेटस, जिनका बर्थ नीचे हुआ है वो ऊपर उठ के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लें, उनकी मर्जी, सही बात है। कास्ट कितना बेकार होता तो वह यहाँ बताया, लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो बनता है इंसान उससे लोग क्यों मिलना चाहेंगे, ये बात भी सच है। ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र लिखा, कोई इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोग तो जाएंगे, तो बुद्धिस्ट गए, ये हमने यहाँ पे सीखा। कुछ होते हैं नरेटिव टेक्स्ट, कुछ होते हैं डायडेक्टिक, ये हमें नाउन्स बताते हैं, ये हमें सेक्शंस ऑफ कहानियाँ बताते हैं, ये हमने सीखा। तो बहुत कुछ सीख लिया, और उसका भी अब सोचो कि ऐसा सब हो क्यों रहा है, क्यों हमें किताब ये सब बताने पे मजबूर करी, क्यों हम सोचें, क्यों ये बता रही कि मैरिज क्या होती है, गोत्र क्या होता है, मदर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जेंडर, वर्ण, ये सब क्या है, सब मैसेज लेना है, सीखो इससे, सोचो। देखो सिंपल सी बात है, याद करना और रटना। याद करोगे 2 से 3 में, रटोगे 20 से 30 में, ठीक है। जब ये करोगे ना, समय मिल जाएगा सोचने का, और ये करोगे तो समय में सिर्फ और सिर्फ रटने का ही मिलेगा, सोचने का मिलेगा। जो मैंने आपको बताया कि आपको सोचना है, रटना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत याद करो और फिर सोचते रहो। धन्यवाद आज के लिए। आशा है आप ऐसे सोचते रहेंगे इस पूरे चैप्टर के बारे में, जो पहले चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में भी सोचते रहिएगा। धन्यवाद।